आप आज से पहले दुनिया में हम कहाँ थे? जब भी पाकिस्तान का मसला आता था तो कश्मीर पर अटक जाता था, और जब भी पाकिस्तान की बात आती थी तो रशिया अकेला देश हमारे साथ होता था। पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ होती थी। ये पिछले 40 साल का रिकॉर्ड है। इन दिनों 5 साल में आप देखते होंगे अनेक घटनाओं में कि अकेला चाइना पाकिस्तान के साथ होता है, पूरी दुनिया हमारे साथ होती है। दुनिया में जब टॉप 3 ताकतवर मुल्कों का जिक्र आता है तो अमेरिका का नाम इसमें आज भी सरे फहरिस्त लिया जाता है। अलबत्ता ये एक डिक्लाइनिंग सुपर पावर माना जाता है। उसके बाद चीन का नाम लिया जाता है और वो एक राइजिंग सुपर पावर है। लेकिन जब बात आती है नंबर 3 की तो इसमें हैरत की बात नहीं कि रूस आज भी इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर शुमार किया जाता है, चीन और अमेरिका के बाद। अब इसमें कुछ हमारे व्यूअर्स एतराज़ करेंगे कि ये नंबर 3 पे दूसरा मुल्क हो सकता है, यूरोपीय यूनियन हो सकती है, बरतानिया वगैरह वगैरह। लेकिन हम आपको एक सबूत के साथ एक बात कहते हैं। वेनेजुएला में अमेरिका मौजूदा रजीम को चेंज करना चाहता था, लेकिन रूस वहां पर आ गया और अमेरिका चेंज नहीं कर सका। लिबिया में भी आज भी रूस की सपोर्टेड गवर्नमेंट मौजूद है। बशार अल असद को जब सीरिया में अमेरिका ने चेंज करना चाहा और पूरा अरब वर्ल्ड, पूरा गल्फ उसके साथ लग गया, लेकिन फिर भी वो बशार अल असद को चेंज नहीं कर पाए। और बशार अल असद आज अगर अपनी सीट पे मौजूद है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है, जनाब प्यूटन। क्योंकि प्यूटन की मुकम्मल सपोर्ट बशार अल असद और ईरान के साथ रही। इससे आप रूस की ताकत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज भी अगर किसी हुकूमत को रूस बचाना चाहे तो अमेरिका उसको हिला नहीं पाता है। रूस ने ये जो कुव्वत दोबारा हासिल की है, इसके पीछे उनके सदर व्लादिमीर पुतिन का मरकजी किरदार है। कुछ ही अर्सा पहले प्यूटन ने अपने आइन में एक अहम तरमीम की है, जिसके मुताबिक अब वो 2036 तक रूस के सदर रह सकते हैं। याद रहे कि 1989 में जब सोवियत यूनियन का खात्मा हुआ था और उसके बाद रशियन फेडरेशन बनी थी, तो उन्होंने 1993 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जिसके तहत रूस का सदर सिर्फ 2 बार मुसलसल 2 बार सदर बन सकता है, और आइन के मुताबिक उसको तीसरी बार सदर बनने का हक हासिल नहीं है। प्यूटन के बारे में ज़रा हम आपको बता दें कि 1991 में प्यूटन सोवियत यूनियन की जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी KGB, उसका एक ऑफिसर था, और 1991 में ये जर्मनी में पोस्टेड थे। बज़ाहिर वो तर्जुमान यानी कि ट्रांसलेटर के कवर में थे। इसके बाद ये रूस आए और KGB छोड़कर सियासत में आ गए। जब रूस सोवियत यूनियन से रशियन फेडरेशन बना तो इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी का जो हेड था वो प्यूटन को बनाया गया, और 40 साल की उम्र में उनका शुमार रूस के ताकतवर शख्सियतों में होने लगा। उसके बाद 1999 में वो प्रेसिडेंट बने रूस के। इंडिया और रूस के ताल्लुकात सोवियत यूनियन के टाइम से बेहतरीन रहे हैं, लेकिन हालिया दिनों में इनमें डिक्लाइन नज़र आ रहा है। और दुनिया के मारूफ इदारे स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि रशिया हैज़ लॉस्ट ट्रैक्शन इन इंडिया। इसमें वो कह रहे हैं कि हालिया सालों में इंडिया की तरफ से जो रूस के हथियारों की ख़रीदारी में डिक्लाइन आया है, और इन्हीं सालों में अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात में भी ज़बरदस्त बेहतरी आई है। याद रहे कि ये वो टाइम है जब इंडिया में कांग्रेस की जगह पर BJP की हुकूमत आई हुई है। तब से ये एक वाज़ेह टिल्ट इंडिया की तरफ से देखा गया है कि वो अमेरिका की तरफ ज़्यादा झुके हुए हैं, जिसकी वजह से इंडिया और रूस के ताल्लुकात में भी स्लोली डिक्लाइन आता जा रहा है। इसका एक सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि हालिया सालों में पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात इतने अरसे के बाद बड़े ज़बरदस्त हुए हैं। ये एक हैरानकुन बात है, और एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन रिलेशंस को बेहतर बनाने में चीन ने कलीदी किरदार अदा किया है। लेकिन कौन सोच सकता है कि 1971 में पाकिस्तान को तोड़ने में भरपूर किरदार अदा करने वाली सोवियत यूनियन और फिर कोल्ड वार में सोवियत यूनियन को तोड़ने में अहम किरदार अदा करने वाले पाकिस्तान के बीच भी ताल्लुकात बेहतर हो पाएंगे। लेकिन ऐसा हो रहा है। ये सबसे बड़ा सरप्राइज आप कह सकते हैं हालिया सालों में जो पाकिस्तान की तरफ से इंडिया को दिया गया है। इन ताल्लुकात के बेहतर होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि आज का रूस सोवियत यूनियन नहीं है, बल्कि रशियन फेडरेशन है।
रूस के साथ पाकिस्तान के ताल्लुक बेहतर होने में पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का अहम रोल है और 2018 में रूस और पाकिस्तान ने फ्रेंडशिप 2018 के नाम से मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी की हैं, जो कि पाकिस्तान के चिराट के मकाम पे हुई हैं। चिराट वो जगह है जहां पाकिस्तान के SSG कमांडोज ट्रेन होते हैं। ये तीसरी सालाना मशक़ें थी 2018 में दोनों ममालिक के बीच। रूस ने पाकिस्तान को वेपन फरोख्त करने पर भी बैन लगाया हुआ था, लेकिन 2014 में ये बैन हटाया गया था। एक सिग्निफिकेंट इवेंट, जब पाकिस्तान पे बैन हटा था वेपन सेल करने का, ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इवेंट था। मिलिट्री हलकों में इसको बड़ा अहम डेवलपमेंट माना जा रहा था। एक बार फिर आप ज़रा टाइमिंग नोट करें कि 2014 में ये डेवलपमेंट हो रही है, जबकि बीजेपी की हुकूमत को आए हुए अभी एक साल भी मुश्किल हुआ था कि रशिया ने पाकिस्तान को वेपन सेल करने पे जो बैन लगा हुआ था वो हटा दिया, जिसके बाद पाकिस्तान ने रूस से हथियार खरीदना शुरू कर दिए और अगस्त 2015 में पाकिस्तान ने रूस से 4 Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टर्स खरीदे और 20 मजीद ऐसे हेलीकॉप्टर्स खरीदने में पाकिस्तान ने दिलचस्पी जाहिर की। 2018 में पाकिस्तान और रूस के बीच होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज के बाद अगले ही साल यानी 2019 में पाकिस्तान और रूस के बीच चौथी सालाना जंगी मशक़ें हुई, जो कि 10 रोज़ जारी रहीं। जहां एक तरफ पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है दिन ब दिन, वहां इंडिया और रूस के ताल्लुकात की सर्दमहरी का आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि लद्दाख में जब चीन की फ़ौजें घुस के आ गईं, इसके बाद इंडिया के वज़ीर दिफा राजनाथ साहब रूस इनके अहम दौरा पर जाते हैं कि हमारी चीन के साथ सुलह करने में अगर आप कोई किरदार अदा कर सकते हैं तो बराए मेहरबानी करें और S-400 मिसाइल सिस्टम आप हमें जल्द अज जल्द दे दें। इस पे रूस ने 2021 का उनको टाइम दे दिया है कि हम आपको S-400 2021 में देंगे। अब आप ज़रा अंदाज़ा लगा लें कि जिस काम के लिए राजनाथ इतनी इमरजेंसी में गए थे वो काम भी रूस ने नहीं किया उनके लिए। और जहाँ तक बात चीन के साथ तनाज़े में है तो उसमें भी रूस ने किसी किस्म की मदद या मीडिएशन करने से माजरत कर ली, क्योंकि इस वक्त चीन रूस का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर बन चुका है। इस अरसे में जब इंडिया अपना झुकाव अमेरिका की तरफ कर रहा था, चीन अपने रिलेशंस रूस के साथ मज़ीद पुख्ते कर रहा था। इस पे फॉरेन पॉलिसी, जो कि दुनिया का एक मोतबर इदारा है, उन्होंने ये तक लिख दिया कि टू फाइट चाइना इंडिया नीड्स टू फॉरगेट रशिया, यानी रूस को भूल जाए, आपकी चाइना के साथ आपकी मदद में रूस आएगा, इस बात को इंडिया को भूल जाना चाहिए। ये फॉरेन पॉलिसी लिख रहा है। इंडिया की चाइना के साथ कशीदगी की सूरत में रूस के न्यूट्रल रहने वाली बात फोर्ब्स मैगजीन ने 2017 में ही प्रेडिक्ट कर दी थी, जब 2017 में डेविड हट ने चीन और रूस के बढ़ते हुए रिलेशंस के तनाजुर में लिखा था कि वाई रशिया वॉन्ट चोज साइड्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना। और आज बिल्कुल वही हो रहा है। गलवान वाले एपिसोड के बाद इंडिया की इस कदर कोशिशों के बावजूद रूस ने खुद को न्यूट्रल ही रखने की कोशिश की है और उनका न्यूट्रल रहना असल में चीन की हिमायत ही है। इस वक्त जो सिर्फ बंदियां और इत्तेहाद आपको इस खित्ते में नज़र आ रहे हैं और दुनिया में नज़र आ रहे हैं, ये कई साल पहले से होना शुरू हो गए थे। अब ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि 2014 तक रूस की तरफ से पाकिस्तान को वेपन्स बेचने तक बैन लगा हुआ था, लेकिन उसके एक साल के बाद ही उस वक्त के पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ 2015 में रूस के एक अहम तरीन दौरे पे मॉस्को पहुंचते हैं। ये उनका तारीखी दौरा साबित होता है दोनों मुल्कों के मुस्तकबिल के रिलेशंस के हवाले से। इस दौरे के बाद रूस और चीन का रोल अफगानिस्तान में मज़ीद बढ़ता हुआ नज़र आता है पाकिस्तान के साथ साथ, और अमेरिका पस्ती में आ जाता है वहाँ पर। इसके बाद 2018 में मौजूदा पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल बाजवा भी रूस के अहम तरीन दौरे पर जाते हैं और वहाँ पर उनकी मुलाकात रूस के ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर इन चीफ से होती है और वो ये बयान देते हैं कि जियो स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान बहुत ही अहम मुल्क है और रूस ये चाहता है कि पाकिस्तान के साथ मजबूत फ़ौजी ताल्लुकात कायम करें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि फ़ौजी ताल्लुकात की उन्होंने बात की है। इससे इंडिया को ये बात साफ हो गई कि माजी की सोवियत यूनियन और आज की रशियन फेडरेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसके बाद अगले ही साल यानी 2019 में रूस के कमांडर इन चीफ पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल बाजवा से GHQ में मुलाकात होती है उनकी। और इस मुलाकात में भी उन्होंने एक बहुत ही सिग्निफिकेंट बात कही जो कि मिलिट्री हलकों में बड़ी सीरियसली ली गई। ये वो टाइम था जब मोदी साहब दुनिया भर में दहशतगर्दी को पाकिस्तान से लिंक करने की मुहिम में मसरूफ़ थे। ऐसे में रूस के कमांडर इन चीफ का कहना था कि पाकिस्तान ने दुनिया भर में अमन कायम करने के लिए बहुत कुछ किया है और दुनिया को इस बात को सराहना चाहिए। रूस आज से बहुत पहले ही इंडिया की निस्बत पाकिस्तान के मुतालिक अलग ही लाइन ले चुका था। अगर आप तारीख पर नज़र दौड़ाएंगे तो इन बारीकियों को समझ पाएंगे। इंडिया के पॉलिसी मेकर्स को ये सोचना चाहिए कि क्या अपने सारे अंडे ट्रंप साहब की टोकरी में डालकर मोदी साहब ने कोई स्ट्रेटेजिक ब्लंडर किया हुआ है
और अगर उन्होंने किया है तो उसका हल क्या है, क्योंकि पाकिस्तान इन ब्लंडर्स का भरपूर फ़ायदा उठाता रहा है 2014 से लेके अब तक। अब हालत ये है कि जिस अमेरिका पर पूरा का पूरा दारो मदार मोदी साहब ने रखा हुआ है, इवन उनकी जो इलेक्शन की मुहिम है हाउडी मोदी, अगर आपको याद हो कि मोदी की तरफ से ट्रंप की इलेक्शन मुहिम तक लड़ी गई। अब अगर ट्रंप साहब नहीं जीतते इन अपकमिंग इलेक्शंस में तो इंडिया कहाँ खड़ा होगा, यानी फिर तो इंडिया के हाथों से तो अमेरिका भी गया, चीन और रूस तो पहले से ही जा चुके हैं। अब आपको ज़रा एक मज़े की चीज़ दिखाते हैं। 24 जुलाई इसी महीने 24 जुलाई न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस और चीन और ईरान, ये तीनों ममालिक अमेरिका की जो अपकमिंग इलेक्शंस हैं उसमें इंटरफेयर कर अपना बंदा वहाँ पर कामयाब कराने की कोशिशें कर रहे हैं, और यही वो ग्रुप है जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। अब ज़रा आप सोचें कि अगर वाकई ये ममालिक आने वाले अमेरिकी इलेक्शंस में अपना कैंडिडेट लेकर आते हैं तो इंडिया की मुस्तकबिल की पॉलिसी कहाँ खड़ी होगी, क्योंकि इस वक्त तो ले दे कि एक अमेरिका ही है जो खुल के उनके लिए बोल रहा होता है। और ये अचंभे की बात नहीं है, खुद ट्रंप के लिए ये इल्ज़ाम अमेरिका के अंदर लगते रहे हैं कि पिछले इलेक्शंस में ट्रंप को रूस की मदद हासिल थी, रूस उनको लेकर आया है। तो ये हैरानकुन बात नहीं होगी कि अगर रूस, चीन और ईरान मिलकर वहाँ पर वाकई कोई अपना बंदा लेकर आ जाते हैं। ऐसे में इंडिया के लिए परेशानियाँ बढ़ जाएंगी, और ये हमारे अगले एपिसोड का उन्वान होगा कि अगर अमेरिका में इंडिया के मुखालिफ कोई कैंडिडेट आ जाता है तो फिर उस सूरत में इंडिया की पॉलिसी की शिफ्ट किस तरह होगी। उस वक्त क्या इंडिया की डीप स्टेट मोदी साहब की जगह पर कांग्रेस को लेकर आएगी या किसी थर्ड बंदे को लेकर आएगी जो कि सॉफ्टली मीडिएट करे इन सारे ममालिक से और दोबारा से असर नो अपनी फॉरेन पॉलिसी की तामीर शुरू करें।